देखिए, नया पोर्शन मैं शुरू कर रहा हूँ आज, थर्मल फिजिक्स। और क्या-क्या चैप्टर्स इस थर्मल फिजिक्स में पढ़ना है आपको, मैं पहले सबसे पहले उनको बता दूँ। इस थर्मल फिजिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो थर्मोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोमेट्री मतलब टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है, कैसे हम लोग टेम्परेचर को मेजर करने वाले डिवाइसेज लाइक थर्मामीटर हम लोग डिज़ाइन करते हैं। कि क्या डिज़ाइन क्या करते हैं, मतलब किस कॉन्सेप्ट पे वो बेस्ड है, वो पढ़ेंगे हम लोग। डिफरेंट डिफरेंट मेजरिंग स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे उस। फिर थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। और जब मैं थर्मल एक्सपेंशन जब बोलता हूँ, इसका मतलब है कि हीट देने पर कोई ऑब्जेक्ट एक्सपैंड जो कर रहा है, उस एक्सपेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये है थर्मल एक्सपेंशन। तीसरा जो चैप्टर है इसी थर्मल फिजिक्स में, हम लोग कैलोरीमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, कैलोरीमेट्री है क्या? थोड़ा बहुत अगर आप लोग अगर जानते होंगे, तो इसमें मेनली हम लोग हीट देने पर किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, क्या स्टेट में चेंजेज आए, उसके बारे में बात करेंगे कैलोरीमेट्री पोर्शन। कैलोरीमेट्री पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा हीट ट्रांसफर के बारे में देखेंगे। हीट में बात करेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर लाइक कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एक चैप्टर है, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। मेनली हम लोग इसमें गैस के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर के चेंज होने पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उसकी चेंज होती है। और फाइनली हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे थर्मल फिजिक्स में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोमेट्री से। थर्मोमेट्री से स्टार्ट। इस चैप्टर में मेनली हमें टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्केल्स डिजाइन किए जाए उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहला वर्ड, जब भी हम लोग थर्मल फिजिक्स शुरू करते हैं, सबसे पहला वर्ड आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर कैसे डिफाइन करेंगे टेम्परेचर? टेम्परेचर को सिंपली डिफाइन किया जाता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। इस सेंटेंस इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। मतलब कोई बॉडी कितनी ज्यादा कोल्ड है, कितनी ज्यादा हॉट है,
उसी का मेजरमेंट है टेम्परेचर। सिंपली एक कंपैरेटिव टर्म, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है ये आप तभी बता सकते हैं जब आपके पास कंपैरिजन के लिए कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरी बॉडी जो उसके मुकाबले ठंडी है। तो किसी बॉडी का गर्म होना या ठंडा होना ये एक रिलेटिव टर्म है। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का गर्म होना या ठंडा होना ये आप कंपेयर करके ही बता सकते हैं कि किससे गर्म या किससे ठंडा, ठीक है। और इसी चीज को हम जब मेयर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि टेम्परेचर मेयर करते हैं, ठीक है। वैसे टेम्परेचर को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में रखा जाता है, आपको पता है टेम्परेचर क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को का जो एसआई यूनिट है आपको पता होगा कि इसे केल्विन बोला है। केल्विन है इसका एसआई यूनिट, आपको पता होना चाहिए। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ केल्विन, सिंबल में से कैपिटल के। अच्छा, अब बात आती है कि अगर मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ तो एक दूसरा वर्ड भी बहुत ज्यादा सुना होगा आप लोगों ने, जिसे हीट कहते हैं। हीट क्या है? तो कोई आपसे पूछे कि भाई टेम्परेचर को अगर आप डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस कह सकते हैं, तो हीट को कैसे डिफाइन करें? क्या डेफिनेशन होना चाहिए हीट? ये भी तो बहुत ज्यादा यूज होता है ये टर्म। और सिंपल बात है कि हीट और टेम्परेचर कुछ तो डिफरेंट है। बहुत लोग समझते हैं कि हीट और टेम्परेचर एक ही चीज है, लेकिन ये डिफरेंट है। टेम्परेचर का डेफिनेशन तो दे दिया, अब हीट को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, हीट की हम बात करते हैं तो हीट एक अलग तरह की प्रॉपर्टी, हीट एक अलग तरह की प्रॉपर्टी है ना। हीट की अगर बात करें तो हीट एक अलग तरह की प्रॉपर्टी। हीट को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट को सिंपली अगर डिफाइन किया जाए तो हीट एक एनर्जी का एक फॉर्म है, और ये एक एनर्जी का वो फॉर्म है जो हमेशा ट्रांजिट मोड में रहता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रेवल कर रहा होता है। लेकिन क्यों ट्रेवल करता है? ये ट्रेवल तभी करता है जब बॉडीज के बीच कुछ टेम्परेचर का डिफरेंस हो। तो हीट एनर्जी को अगर मैं डिफाइन करूं, हीट को मैं अगर डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं कि इट इज फ्लो ऑफ एनर्जी, या इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं डिफाइन करूं तो इसे कह सकता हूं इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट का मतलब एनर्जी जो फ्लो कर रही है, एनर्जी इन ट्रांजिट फ्रॉम a body at higher temperature to a body at lower temperature. It is energy in transit from a body at high temperature to a body at lower temperature. मतलब ये एनर्जी का वो फॉर्म है जो हमेशा ट्रांजिट मोड में ही होगा। और कब होगा ये ट्रांजिट मोड में? तो जब हॉटर बॉडी से, यानी कि हायर टेम्परेचर पर जो बॉडी है उससे लोअर टेम्परेचर पर जो बॉडी है उसमें एनर्जी का ट्रांसफर। अगर ज्यादा बेहतर डिफिनेशन लिखना है और ज्यादा समझने वाला डिफिनेशन लिखना है तो इसे ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, is a
the form of energy transferred between two bodies not only two bodies, no two bodies पर ही क्यों between two or more bodies भी कह सकते हैं, between two और more भी कह सकते हैं, bodies या फिर between body and its surrounding, ये भी कहीं कहीं पे यूज किया जा सकता है, ये भी समझा सकता है due to temperature difference. Due to temperature difference. तो कुल मिलाकर के बारे में ये बात तो पता चली गई कि हीट जो है वो एनर्जी, टेम्परेचर एनर्जी नहीं, टेम्परेचर प्रॉपर्टी है और टेम्परेचर के डिफरेंस होने की वजह से हीट कर रहा था। तो बात क्लियर हो गई कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कुछ एनर्जी स्टोर्ड है तो ये सवाल पूछ सकता है, जनरली पूछा भी जाता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा टेम्परेचर पर है, हायर टेम्परेचर पर है, फॉर एग्जाम्पल ये T1 टेम्परेचर, मान लो ये T1 टेम्परेचर पर है और ये वो T2 टेम्परेचर, तो उसके बस बगल में रखी हुई, चलो इसको बगल में थोड़ा बनाया था, पास ही में दूसरी बॉडी रखी हुई और ये T2 टेम्परेचर पे, और आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि T2 ग्रेटर देन, तो हीट का ट्रांसफर इधर से इधर नहीं, या इधर से इधर हो, डेफिनेटली हीट का ट्रांसफर इधर से इधर हो। इस तो कोई ये पूछ सकता है कि इसका मतलब इसमें ज़्यादा हीट है और इसमें कम हीट है, नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जब ये हीट एनर्जी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये एनर्जी अगर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से अगर ज़्यादा एनर्जी, तो ये अमूमन लोग सोचते हैं कि उसके अंदर हीट ज़्यादा है, बट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जब एनर्जी होती है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से या कम होने की वजह से, जो भी एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर है, इंटरनल एनर्जी, क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी होगी इंटरनल एनर्जी, या मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी इंटरनल एनर्जी, कोई भी टेम्परेचर हो कुछ ना कुछ तो इंटरनल एनर्जी होगी। कोई ये पूछ सकता है कि ये इंटरनल एनर्जी किस वजह से, ये जो इंटरनल एनर्जी होती है वो अंदर जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी या फिर उनका अपना काइनेटिक एनर्जी, जो सब सारी एनर्जी जो हैं उनका सम होता है। ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स, एटम्स की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सभी का सम होता है इंटरनल। तो डेफिनेटली टेम्परेचर अगर ज़्यादा है इसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, और टेम्परेचर अगर कम है तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम है। और जब भी इस तरह का डिफरेंस दिखाई पड़ता है तो हीट का ट्रांसफर होता है, कहाँ से कहाँ, तो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर। तो इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी का ही कुछ हिस्सा इस बॉडी से इस बॉडी में जा रहा है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आगे और भी सराउंडिंग में, डेफिनेटली सराउंडिंग में भी जा सकती थी कुछ एनर्जी, तो सराउंडिंग में भी जा रही होगी। मैं सराउंडिंग को भी फिलहाल चर्चा नहीं कर रहा, मैं सिंपली इन दोनों की बॉडीज के बीच के इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली कुछ एनर्जी सराउंडिंग में भी जा रही होगी, प्रैक्टिकली ये बात एकदम कन्विंसिंग है कि ये जो हॉटर बॉडी है या ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी है, इससे जो हीट निकल रहा होगा सारा का सारा हीट इस बॉडी में चला जा रहा होगा, ऐसा तो नहीं है, कुछ तो सराउंडिंग में भी जा रही है। तो मैं फिलहाल सराउंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जो इंटरनल एनर्जी जो इस ऑब्जेक्ट के पास है जो ज़्यादा है और इसके पास कम है, क्योंकि टेम्परेचर के डिफरेंस है, यहाँ पर टेम्परेचर इसका कम है और इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसकी वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी का कुछ हिस्सा इसमें चला जाएगा। अब इंटरनल एनर्जी जब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जा रही है ना, तो जिस फॉर्म में जा रही होती है, इस एनर्जी का जिस फॉर्म में जा रही होती है उसे ही हीट बोलते हैं। इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर अगर हो एनर्जी तो उसे इंटरनल एनर्जी बोलेंगे,
और अगर ये इंटरनल एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से अगर फ्लो करने लगे, देन वी कॉल दैट एनर्जी हीट एनर्जी। गॉट इट? ये डिफरेंस इक्विलिब्रियम के अंदर हीट स्टोर्ड है, ज्यादा हीट है ऐसा नहीं बोलते हैं। इक्विलिब्रियम के अंदर इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, ये परफेक्ट टर्म यूज किया जाता है। हाँ, इंटरनल एनर्जी अगर किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रही है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, देन वी से दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। डेफिनेटली यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रही है, लेकिन वी कॉल दिस काइंड ऑफ ट्रांसफर, दिस काइंड ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट हीट एनर्जी। जिस शक्ल में, जिस फॉर्म में इंटरनल एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रही होती है, वी कॉल दैट एनर्जी हीट एनर्जी। और ये क्यों ट्रांसफर क्यों होता है? टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। तो टेम्परेचर और हीट में अंतर समझ में आया। ये भी बात समझ में आया कि दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी किसी एक बॉडी से निकलेगी, सिंपल बात है कि अगर मान लो कि एक बॉडी में ले रहा हूँ, अंदर कुछ इंटरनल एनर्जी है, जितनी ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होगी ना ही ज़्यादा जितनी ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा सॉलिड का टेम्परेचर होगा। अगर इंटरनल एनर्जी में जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी में जितनी ज़्यादा डिक्रीज होगा इंटरनल एनर्जी, हम कह सकते हैं कि इसके टेम्परेचर में भी उतना ही ज़्यादा डिक्रीज। सिंपल बात है। तो इंटरनल एनर्जी का सीधा संबंध टेम्परेचर से। और अगर किसी ऑब्जेक्ट में हीट एनर्जी ज़्यादा इंटर कर रही है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये तो आसानी से समझ में आ रहा होगा। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हीट एनर्जी इंटर करती है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। ये बात समझ में आई? फिर से आते हैं टेम्परेचर पर। अभी मैंने यूज किया टेम्परेचर वर्ड, तो कोई ये सवाल पूछ सकता है कि टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग निकालते हैं, जैसे 10 डिग्री 20 डिग्री, जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, तो क्या एग्जैक्टली ऐसी क्या चीज है जो टेम्परेचर को डिसाइड कर रही है? कुछ लोग जवाब दे सकते हैं कि सर इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर को डिसाइड कर रही है। काफी हद तक सही भी है ये बोलना, बिल्कुल, कि इंटरनल एनर्जी डिसाइड कर रही है। लेकिन इंटरनल एनर्जी में बहुत सारे फैक्टर्स मतलब इंटरनल एनर्जी बहुत सारी अलग अलग एनर्जीज का सम है। तो उन इंटरनल एनर्जी, जिन एनर्जीज का सम है, क्या वो सारी की सारी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर को डिसाइड करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूँ, तो इंटरनल एनर्जी में मैं ओनली 2 एनर्जी काउंट की जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। और ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या एटम से एटम के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेटली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। और एक पोर्शन है काइनेटिक एनर्जी। तो क्या ये दोनों फैक्टर ही डिसाइड करता है टेम्परेचर को? नहीं, ये दोनों फैक्टर टेम्परेचर को डिसाइड नहीं करते। टेम्परेचर को डिसाइड करता है सिर्फ ये फैक्टर। और आगे आप जानेंगे कि जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है? अगर मैं बात करूं गैस के केस में या किसी भी केस, तो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स के पास, मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही टेम्परेचर को डिसाइड करती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी, उतना ज़्यादा टेम्परेचर। और ये जितना
प्रेशर होती है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों एक दूसरे के बारे में क्लियरली आइडिया देता है। तो पता चल गई बात कि टेम्परेचर को डिसाइड कौन कर रहा है, इंटरनल एनर्जी। लेकिन इंटरनल एनर्जी का कौन सा फैक्टर, काइनेटिक एनर्जी। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी, डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो मैं लिख रहा हूँ। देखिए, तो वैसे तो टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट का किसी भी लेवल तक बढ़ाया जा सकता है ना, किसी भी लेवल तक बढ़ाया जा सकता है। बट अगर टेम्परेचर को घटाने की बात की जाए तो अभी तक जो मिनिमम टेम्परेचर जो पॉसिबल हो पाया है वो -273.16 डिग्री सेल्सियस में होता है, और इस टेम्परेचर को 0 केल्विन बोला जाता है। टेम्परेचर को हम लोग 0 केल्विन बोलते हैं, 0 केल्विन बोलते हैं, ठीक है। ये अभी तक का लोएस्ट टेम्परेचर है, हो सकता है कि फ्यूचर में और भी इससे लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल हो। इस टेम्परेचर का एक अलग इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है ये हम लोग पढ़ेंगे, क्यों इम्पोर्टेंट टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो भी बोला जाता है, ऑल्सो कॉल दिस टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो। वजह क्या है ये मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल आप ये जानिए एब्सोल्यूट जीरो 0 केल्विन को बोला जाता है। आगे की बात करते हैं। देखिए, अब एक टर्म जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। हालांकि इक्विलिब्रियम टर्म से आप लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे, तो यहाँ भी एक इक्विलिब्रियम टर्म यूज होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम टर्म यूज होने वाला है इसे मैं बोलूंगा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या मैं बोलूंगा इसको, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या है थोड़ा इसके बारे में बात। हाँ जी, तो क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम, थोड़ा ये देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम का तो सीधा मतलब समझते होते हैं आप, जब डायनेमिक्स पढ़ा रहा था तो इक्विलिब्रियम का सीधा मतलब होता था नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो, ये तो आप लोग जानते हैं। तो फिर थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और मान लो कि ये ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, और ये सराउंडिंग है, डेफिनेटली सराउंडिंग का भी कुछ टेम्परेचर होगा। मान लो ये टेम्परेचर टी ए पर है और सराउंडिंग जो है उसका टेम्परेचर टी एस, ठीक है। सराउंडिंग जो है उसका टेम्परेचर टी एस है, ये सराउंडिंग के लिए बात कर रहा हूँ। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर टी एस है और बॉडी का टेम्परेचर टी ए है, और जब मैंने चेक किया, जब मैंने यहाँ पर पता लगाया तो मुझे पता चला कि इस बॉडी से ना तो हीट एनर्जी बाहर जा रही है ना ही हीट एनर्जी अंदर आ रही है। तो ऐसा तब संभव था, कब संभव था ऐसा, ऐसा तभी संभव था जब इस बॉडी और जो सराउंडिंग है दोनों के टेम्परेचर में कोई भी डिफरेंस नहीं, यानी कि टी ए बराबर टी एस हो। इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसी सिचुएशन को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब अगर दो बॉडीज हो या कोई एक बॉडी हो और सराउंडिंग हो, चलो मैं दो बॉडी के तौर पर लेता हूँ। मान लो कि एक बॉडी ऐसे है, एक और बॉडी ऐसे रखी है, दो बॉडी, इसे ए बोल दिया, इसे बी बोल दिया, और इसका टेम्परेचर टी ए बोल दिया, इसका टेम्परेचर टी बी बोल दिया। अगर इन दोनों बॉडीज के बीच
हीट का कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन A and B, then TA should be equal to TA must be equal to I TB। इसी सिचुएशन को थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब किसी बॉडी और सराउंडिंग के बीच अगर हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, या फिर किसी एक बॉडी और किसी दूसरी बॉडी के बीच हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा हो, then bodies are said to be in equilibrium, or the body is said to be in thermal equilibrium with the surrounding। तो थर्मल इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करेंगे, ये बात समझ में आ रही है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब पहले पढ़ रहा है, क्या बोलेंगे? मैं इसको डिफिनेशन के तौर पर लिख देता हूं यहाँ। टू सिस्टम, टू फिजिकल सिस्टम्स, physical systems are said to be in equilibrium if there is no net flow of thermal energy between them। ठीक है, when they are connected by a path permeable to heat, when they are connected by a path permeable to heat, बात समझ में आई? मतलब दो फिजिकल सिस्टम, इट मे बी टू बॉडीज, इट मे बी अ बॉडी एंड एंड सराउंडिंग, दो फिजिकल सिस्टम के बीच अगर हीट का, थर्मल एनर्जी का कोई ट्रांसफर नहीं होता है, देन वी से दैट दोज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इन थर्मल इक्विलिब्रियम कैसा? ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस वर्ड का, इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय ए पाथ परमिएबल टू, मतलब एक ऐसा पाथ के थ्रू वो दोनों कनेक्टेड हैं जिसके थ्रू हीट का फ्लो हो सकता है। यानी कि हीट को फ्लो करने के लिए जो फेवरेबल सिचुएशंस है, फेवरेबल कंडीशंस है, हमने वैसे कंडीशंस बना के रखे हैं, लेकिन फिर भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि दोनों फिजिकल सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो जब दो फिजिकल सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उनका टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। ये भी यहाँ से बात पता चल रही है। टू फिजिकल सिस्टम्स इन thermal equilibrium are at the same temperature। दो फिजिकल सिस्टम जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, उनका टेम्परेचर सेम होता है। ठीक है, ये बात पहले पढ़ी। हालांकि इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बातें हम करेंगे जब हीट ट्रांसफर का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं।
अभी फिलहाल हम इस थर्मल इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट को इतने ही तक रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं एक लॉ के बारे में, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए। इस लॉ को बोलते हैं जीरोथ लॉ। अब ये जीरोथ लॉ क्या है और क्यों इसका नाम इतना अजीब है, जीरोथ लॉ क्या है, क्यों इसको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ क्यों नहीं बोला गया? देखिए क्या हुआ कि जो थर्मोडायनेमिक्स है, जो थर्मल फिजिक्स है, उसमें थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉ पहले दे दिए गए थे। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ दे दिया जा चुका था। लेकिन ये जो लॉ है, जिसे हम लोग जीरोथ लॉ बोल रहे हैं, ये सबसे लास्ट में आया है। लेकिन ये सबसे ज्यादा फंडामेंटल था। लेकिन चूंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ तीनों तीनों दिए जा चुके थे, तो इसे जीरोथ लॉ नाम दे दिया गया, ये फंडामेंटल था, यानी फर्स्ट से भी पहले। वैसे ये जीरोथ लॉ है क्या, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं, क्या है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ को समझना है तो पहले मैं एक डायग्राम से इसे समझाता हूँ। मान लिया एक बॉडी है ए, एक दूसरी बॉडी है बी, और इन दोनों बॉडीज को आइसोलेट किया हुआ है एक दूसरे से एक इस तरह के वॉल के थ्रू। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसा वॉल है ये एक वॉल आपको दिख रहा होगा। ये इस तरह के वॉल के थ्रू इन दोनों बॉडीज को सेपरेट किया गया। ठीक है, और ये जो वॉल है, इससे ये आइसोलेटेड है। ये इसे मैं बोल देता हूँ कि ये इंसुलेटर का बना हुआ। इंसुलेटर के बारे में पता है आपको, इंसुलेटर क्या करता है? वॉल मेड अप ऑफ वॉल मेड अप ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर का बना हुआ। मतलब ये हीट को ए से बी में ट्रांसफर नहीं होने देगा। और एक तीसरी बॉडी जो है वो ऐसे रखी सी, जो आप देख सकते हैं ए के भी कांटेक्ट में है और बी के भी कांटेक्ट में है। ठीक है, और मैं इसे घेर देता हूँ चारों तरफ से, मतलब बाहर के किसी सराउंडिंग से अब इसका कोई भी संबंध नहीं है। मैं इसे ऐसे घेर देता हूँ, एकदम पूरी तरह से ये घिरा हुआ है, बाहर से इसका कोई कांटेक्ट नहीं मैं रख रहा हूँ। ठीक है, ताकि जो हीट का फ्लो होना है वो इन्हीं के बीच में हो, अगर होना है तो बाहर ना हो। ठीक है, ये सिचुएशन। तो जीरोथ लो ने क्या बोला, जीरोथ लो का स्टेटमेंट क्या है, बोला कि अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका सीधा मतलब क्या हो गया कि ए का टेम्परेचर सी के टेम्परेचर के बराबर है और बी का टेम्परेचर सी के टेम्परेचर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी का टेम्परेचर बराबर है, यानी ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम है। बस यही तो स्टेटमेंट था, कौन सी बड़ी बात है इसमें, तो कोई भी समझ सकता है। मैं स्टेटमेंट को लिख भी देता हूँ। स्टेटमेंट क्या था, व्हेन a body A is in thermal equilibrium with A is in thermal equilibrium with
another body B uh, S another body C, यहाँ पर C लिखा चाहिए था, another body C and also and the body B and the body B and another body B, और इसे मैं और ज्यादा बेहतर लिखूं, and a body B and a body B is also in thermal equilibrium with C, then A and B both are in thermal equilibrium with each other. With each other. ये है जीरोथ लॉ, मतलब ए अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी दोनों ही थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, मतलब तीनों का टेम्परेचर सेम हो। अब बोलोगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, थर्मोमीटर जो है वो बेस्ड है इसी जीरोथ लॉ पे। थर्मोमीटर जो हम लोग डिजाइन कर किए हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन द थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ। अगर कोई आपसे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर पूछे या किस लॉ पे थर्मोमीटर बेस्ड है ये पूछे, सीधे आपको बोलना चाहिए कि जीरोथ लॉ पर बेस्ड है। कैसे है ये मैं भी बताऊंगा, इससे आप ऐसे समझिए कैसे ये बेस्ड है। अगर आप थर्मोमीटर को देखें तो थर्मोमीटर में एक सिंपल स्ट्रक्चर में बनाऊं तो थर्मोमीटर कुछ इस तरह का होता है, एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर है थर्मोमीटर का। मैं एक जनरल केस बात कर रहा हूँ, पुराने थर्मोमीटर की बात कर रहा हूँ। अभी तो डिजिटल थर्मोमीटर आ गए हैं, उसमें आपको ये अंदर में मरकरी भरा हुआ है, ये शायद दिखता भी नहीं, सिंपली आप उस पर रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो होता क्या है कि इसमें मरकरी भरी हुई है। क्या भरी हुई है इसमें? मरकरी। लेट मी शो कि मरकरी भरी हुई है इसमें। जी, इसमें मरकरी भरी। अब आपको जब टेम्परेचर मेजर करना होता है तो आप क्या करते हैं? आप इस थर्मोमीटर को अपने बॉडी से टच करते हैं, कुछ देर तक टच में रखा जाता है। मान लिए कि थर्मोमीटर को मैंने बॉडी के टच में रखा। इस थर्मोमीटर में दो हिस्सा, ये है ग्लास, ये है मरकरी, और ये बॉडी के टच में रखा। थोड़ी देर तक टच में रखने के बाद बॉडी और ये ग्लास दोनों ही थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। और ग्लास थर्मल इक्विलिब्रियम में किसके साथ आता है? मरकरी के साथ। मतलब बॉडी ग्लास के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आता है, या यूं कह सकते हैं कि ग्लास बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आता है। और मरकरी किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आती है? ग्लास के साथ। यानी कि ग्लास बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ग्लास मरकरी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी और मरकरी दोनों ही थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब टेम्परेचर तीनों का ही सेम हो जाएगा। तो मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वही मरकरी का टेम्परेचर होगा। और इस तरीके से आप मरकरी के रीडिंग को देख करके मरकरी का जो कहाँ पे स्टे कर रहा है मरकरी, उसके लेंथ के अनुसार टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। मतलब असल में हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं मरकरी को
अपनी बॉडी के टेम्परेचर से मैच करवाने के लिए, मरकरी के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से मैच करवाने के लिए। और इसके लिए हम लोग मीडियम क्या ले रहे हैं, मतलब इसके लिए हम लोग को कौन हेल्प कर रहा है, ये ग्लास। क्योंकि डायरेक्टली आप मरकरी को आप अपने बॉडी के कांटेक्ट में आप नहीं रख सकते हैं। जनरली मरकरी को इस तरीके से यूज करना बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मरकरी कभी कभी थर्मोमीटर को हम लोग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उससे उसके इस टर्म इंड को हम लोग अपने मुंह में भी रखते हैं। तो मरकरी को मुंह में नहीं रखा जा सकता। मरकरी बहुत ही ज्यादा पॉइजनस एलिमेंट है। तो थर्मोमीटर के लिए जीरोथ लॉ का कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करता है। कैसे? बॉडी और ग्लास थर्मल इक्विलिब्रियम में, ग्लास और मरकरी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बॉडी और मरकरी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, सभी की सभी थर्मल इक्विलिब्रियम। और इस तरीके से बॉडी का टेम्परेचर मरकरी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है और आसानी से आप मरकरी के टेम्परेचर को मेजर करके बॉडी का टेम्परेचर बता सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे थर्मोमीटर जीरोथ लॉ पर बेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जाहिर सी बात है, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। क्या है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी? तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो टेम्परेचर के साथ चेंज करती है। अब सिंपल बात है, अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करने का डिवाइस बनाना है, तो आप सिंपली ऐसी कोई प्रॉपर्टी को ही चुनेंगे जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। एक सिंपल लॉजिकल बात मैं करता हूं यहाँ पे कि मान लिया कि कोई आपने एक रॉड लिया है और ये मेटल का रॉड है और किसी T1 टेम्परेचर पर इसकी लंबाई जो है वो L1 है। मान लिया टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया और टेम्परेचर को बढ़ाने पर इसकी लंबाई में मान लो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, ये मान लो T2 टेम्परेचर, और थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और ये परिवर्तन होकर के नई जो लंबाई आ गई वो L2 आ गई। तो जो चेंज आया लेंथ में, ये L2 माइनस L1 आया। ठीक है, लेंथ में जो परिवर्तन आया वो L2 माइनस L1 है। देख कर मिल रहा है, देख मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो लेंथ है उसे हम लोग स्टैंडर्ड मान लें। सिंपल बात है, जैसे मैं अगर मान लिया कि शुरू में ये जो लेंथ था, ये जिस टेम्परेचर T1 पर जो ये लेंथ था, अगर मैं इसको 0 बोल दूं और T2 टेम्परेचर पर जो लेंथ था, डेफिनेटली कुछ तो लेंथ होगा, L2 जो लेंथ था, मैं इस 0 से लेकर के इस T2 टेम्परेचर के बीच अलग अलग लेंथ जो कि अलग अलग टेम्परेचर पर है, मैं उसे मार्क कर सकता हूँ। मतलब ये हमारे ऊपर है कि उसे कितने पार्ट में डिवाइड कर। कहने का मतलब है, मैंने क्या किया, मैंने किया ये कि मैंने T1 टेम्परेचर पर जो लेंथ था उस T1 टेम्परेचर को ही मैंने 0 मान लिया। ठीक है, और ये T2 टेम्परेचर है, मुझे पता नहीं T2 टेम्परेचर क्या है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस T2 टेम्परेचर को लेटेड भी T मान लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसे 0 माना और इसे T माना, और इसके बीच 0 से T के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस था, इसको मैंने अलग अलग हिस्से में बांट दिया। अगर परेशानी हो रही है समझने में तो मैं इस टेम्परेचर T को 10 बोल देता हूँ, फिलहाल समझने के लिए बात कि मैंने इसे 0 मान लिया और इसे 10 मान लिया। यानी कि 0 से लेकर 10 के बीच टेम्परेचर के कितने हिस्से हैं? 10 हिस्से हैं, और हर हिस्सा किसी पर्टिकुलर लेंथ के बारे में बता रहा है। मतलब सिंपल बात है कि अगर 0 पर ये लेंथ L1 रहा होगा तो 1 अगर टेम्परेचर पहुंच जाता है तो उसका कुछ और लेंथ रहा होगा,
कुछ और लेंथ रहा होगा, मान लिया कि वो L1 डैश हो गया होगा। फिर टेम्परेचर अगर 2 पर पहुंचा होगा तो L1 डबल डैश हो गया होगा। टेम्परेचर अगर 3 पर हुआ होगा तो L1 ट्रिपल डैश हुआ होगा। मैं ऐसा कह सकता हूं क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर लेंथ अलग अलग हुआ है। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए। मैंने क्या किया, T1 टेम्परेचर जो था, किसी टेम्परेचर पर, मुझे पता नहीं है T1 टेम्परेचर क्या है, मैंने एक लेंथ लिया, एक रॉड लिया जिसका कि लेंथ L1 है, और कुछ ज्यादा टेम्परेचर पर जो T2 है, मुझे ये भी पता नहीं है T2 टेम्परेचर क्या है, मैं इसी लेंथ को जब चेक किया तो इसका लेंथ L2 हो चुका है। अब अगर मैं इस T1 टेम्परेचर को 0 बोल दूं और T2 टेम्परेचर को 10 बोल दूं, इसका मतलब है T1 से T2 तक मैंने 10 हिस्से किए, और हर हिस्से के लिए जो लेंथ होगा इस रॉड का वो अलग अलग होगा। मान लो T इक्वल टू 1 टेम्परेचर हुआ होगा तो टोटल लेंथ L1 डैश हुआ होगा, T इक्वल टू 2 हुआ होगा तो L2 L1 डबल डैश हुआ होगा, T इक्वल टू 3 हुआ होगा तो L1 ट्रिपल डैश हुआ। तो सोचो, अगर मैंने इस तरीके का यूज करके एक टेम्परेचर का स्केल बना लिया, तो मैं क्या सिर्फ लेंथ को देख करके टेम्परेचर बता सकता हूँ? बिल्कुल। अगर मैं देखूंगा कि L1 लेंथ के बराबर अगर इस रॉड का लेंथ है तो मैं बोलूंगा कि टेम्परेचर 1 है। अगर L1 डबल डैश के बराबर इसका लेंथ है तो मैं सीधे सीधे बोलूंगा टेम्परेचर 2 है। अगर मैं L1 ट्रिपल डैश के बराबर लेंथ देखूंगा तो खुद से बोल दूंगा कि टेम्परेचर 3 है। तो मैंने किस आधार पर टेम्परेचर को मेजर करने का तरीका ढूंढ निकाला? लेंथ के आधार पर, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने पर लेंथ चेंज हो रहा था। सीधे सीधे आप लेंथ को देख करके टेम्परेचर बता दें, है ना? तो यहाँ पर लेंथ जो है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है, और उनको आधार बना करके हम लोग थर्मोमीटर बना सकते हैं या टेम्परेचर को मेजर करने का स्केल डिजाइन कर सकते हैं। सीधी सीधी बात, हमने क्या किया, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को टेम्परेचर से, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, किसी पर्टिकुलर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के वैल्यू को हमने जीरो माना होगा, उसी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के किसी सर्टेन वैल्यू को मैंने कुछ और माना होगा, और इस तरीके से हम लोगों ने थर्मोमीटर डिजाइन कर लिया। ठीक है बात? तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज which can change with change in टेम्परेचर, कह सकते हैं कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है। अब इसका यूज करके हम लोग थर्मोमीटर बना सकते हैं, सिंपल बात है। लेकिन उसमें शुरू शुरू में जो थर्मोमीटर बनाया गया था उसमें कुछ खामी थी, लेकिन फिर भी हमें वो पढ़ाया जाता है क्योंकि तो ये खामी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी। मोर और लेस आपको टेम्परेचर ठीक ठाक बता देता है, बहुत ज्यादा एरर नहीं होता है उसमें। हम लोग को पढ़ना है तो हम इसकी बात करते हैं कि थर्मोमीटर बनाया कैसे है, थर्मोमीटर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज करके थर्मोमीटर बनाया कैसे। एक तो सिंपल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि किसी एक लेंथ, मैंने यहाँ लेंथ को अगर मैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी चुना है तो किसी एक लेंथ पर टेम्परेचर को कुछ मान लेता हूँ, दूसरे लेंथ पर मैं टेम्परेचर को कुछ और मान लेता हूँ, और इस तरीके से मैं आसानी से टेम्परेचर को डिसाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे लेंथ देख करके मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे ये टेम्परेचर है, सिंपल बात है। तो जब थर्मोमीटर डिजाइन करने की बारी आई तो दो टेम्परेचर या दो ऐसे सिचुएशन चाहिए थे जो सबसे ज्यादा यूजुअल हो, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली आसानी से उपलब्ध। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमें थर्मोमीटर बनाना है तो भाई इस तरीके से, जैसे अगर मैं लेंथ रॉड का चुन लिया, इस तरीके से तो कोई भी खुद से अलग अलग थर्मोमीटर बना सकता था। मतलब किसी ने बोला कि नहीं भाई इसे मैं 0 ना मान करके 5 मानूं, 10 मानूं, तो थर्मोमीटर बहुत सारा बनाया जा सकता है। हर इंसान का अपना थर्मोमीटर हो जाता है।
तो इससे बचने के लिए एक बेहतर तरीका चुना गया। तो पॉइंट्स चुने गए, है ना? 2 पॉइंट्स चुने गए और उन्हीं दोनों पॉइंट्स पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का वैल्यू देखा गया और उन्हीं दोनों पॉइंट्स के आधार पर टेम्परेचर के स्केल्स डिफाइन किए गए। मैं क्या बोल रहा हूँ ये भी समझ में आ जाएगी बात, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि phenomena two phenomena were selected to design thermometer। अब बोलोगे कि ऐसा कैसे, इससे क्या हो जाएगा, क्या ऐसा किया गया? पहला फिनोमेना चुना गया था फ्रीजिंग ऑफ वाटर। मतलब कहीं कहीं पर इसको मेल्टिंग ऑफ आइस भी बोला जाता है, क्योंकि दोनों एक ही टेम्परेचर पर हो रहे होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस और फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कोई बोलेगा ऐसा हर 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन अभी मैंने टेम्परेचर का स्केल डिफाइन ही नहीं किया, मतलब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिग्री सेल्सियस वाला स्केल की बात की है क्या? नहीं। तो मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि हम लोग नहीं जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस स्केल है या कुछ, हम नहीं जानते हैं। तो फिलहाल हम लोग 2 फिनोमेना की बात कर रहे हैं, एक ये फिनोमेना है और दूसरा है बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर। ये 2 फिनोमेना बहुत ही आसानी से हम लोग को देखने के लिए मिल जाती है। नहीं, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, 2 फिनोमेना हमें काफी आसानी से देखने के लिए मिल जाती है। इन दोनों फिनोमेना को स्टैंडर्ड सिचुएशन माना गया और किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है मैंने इस बारे में बोला नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती थी एग्जाम्पल के तौर पर। ये हो सकता है लेंथ, है ना? लेंथ तो हो ही सकता है फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके अलावा वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर मैं गैस को यूज कर रहा हूँ थर्मोमीटर बनाने के लिए तो वॉल्यूम, प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस भी यूज किया जा सकता है थर्मोमीटर प्रॉपर्टी के तौर पर। फिर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को भी यूज किया जाता है। तो ये कुछ थर्मोमीटर, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको आधार बना करके हम लोग थर्मोमीटर को डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं अब थर्मोमीटर को डिजाइन करने वाला हूँ, मतलब थर्मोमीटर को बनाने वाला हूँ। और थर्मोमीटर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बोला क्या, 2 फिनोमेना चुना गया। पहला फ्रीजिंग ऑफ आइस या फिर फ्रीजिंग ऑफ वाटर या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस, ये 2 फिनोमेना चुन लिया गया भाई। अब ये 2 फिनोमेना अगर हम लोगों ने चुन लिया है, अगर ये दोनों फिनोमेना हम लोगों ने चुन लिया है यहाँ पर, तो इसमें क्या 2 फिनोमेना को चुना गया। कुछ ऐसा सिचुएशन जैसे मैं अब लेंथ को आधार बना करके भी थर्मोमीटर बना सकता हूँ, मैं गैस के प्रेशर को आधार बना करके थर्मोमीटर बना सकता हूँ, गैस के वॉल्यूम को भी आधार बना के थर्मोमीटर बना सकता हूँ। रेसिस्टेंस नाम सुना होगा, रेसिस्टेंस भी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो रेसिस्टेंस को आधार बना के थर्मोमीटर बना सकता हूँ। लेकिन कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, कोई 2 पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा, इससे चीजें आसानी हो जाती, चीजों को देखने में आसानी हो जाती, थर्मोमीटर बनाने में काफी आसानी हो जाती, इसीलिए ये किया गया। तो 2 पॉइंट चुने गए, 2 फिनोमेना चुने गए, ये फिनोमेना फ्रीजिंग ऑफ वाटर और बॉइलिंग ऑफ वाटर। इन दोनों फिनोमेना पे टेम्परेचर अलग अलग होंगे डेफिनेटली। जैसे आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस में बात करूं तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस में कन्वर्ट हो जाता है और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करने लगता है। सिंपल बात है, ये तो आपको पता ही है। तो ये फिनोमेना काफी ज्यादा यूजुअल, काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली उपलब्ध थी, तो इन दोनों फिनोमेना को आधार बनाया गया। और इस फिनोमेना पर जो टेम्परेचर, इस फिनोमेना को बोला गया अपर फिक्स, सॉरी लोअर फिक्स्ड पॉइंट बोला गया, इस फिनोमेना को बोला गया लोअर फिक्स्ड पॉइंट।
जो फेनोमेना जिस टेम्परेचर पर हो रहा था उस टेम्परेचर को बोला गया लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और ये फेनोमेना जिस टेम्परेचर पर हो रही थी उस टेम्परेचर को क्या बोला गया? अपर फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोला गया इसे? अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट, शॉर्ट में इसको LFP बोलते हैं और इसे शॉर्ट में UFP बोलते हैं। अब ये है क्या? ये माना गया कि इस लोअर फिक्स पॉइंट से अपर फिक्स पॉइंट तक जाने में डेफिनेटली जब यहां से यहां जा रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ये माना गया कि यहां से यहां तक जाने में टेम्परेचर इंक्रीज जो हो रहा है उसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो रही है, होती भी है डेफिनेटली। मोर और लेस अगर आप देखें तो लेंथ, वॉल्यूम, प्रेशर, इन सब की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये सारी चीजें बढ़ती है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, सॉरी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज भी बढ़ रही है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का जो वैल्यू है, जो मेजरमेंट है, वो भी बढ़ रहा था। वैल्यू भी बढ़ रहा था, ठीक है। तो ये एज्यूम किया गया, इट वाज एज्यूम्ड that thermometric properties increase with temperature linearly। अब यहीं पर ये बात फंस गई। लीनियरली असल में प्रैक्टिकली बात की करें तो ऐसा होता नहीं था, इसी वजह से थोड़ा बहुत एरर होता है इस बेस पर जो थर्मोमीटर, इस बेसिस पर जो थर्मोमीटर डिजाइन किए जाते हैं उसमें। अब इस सेंटेंस का मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब ये था कि अगर मैंने मान लो कि लेंथ को आधार बनाकर थर्मोमीटर डिजाइन करने की कोशिश की तो 0 डिग्री से जिस टेम्परेचर को मैं 0 मान रहा हूँ उस टेम्परेचर पर कुछ लेंथ रहा होगा। मान लो कि ये लेंथ है और ये टेम्परेचर, तो जिस टेम्परेचर पर को मैं 0 मान रहा हूँगा उस टेम्परेचर पर कुछ लेंथ रहा होगा। और मान लो किसी अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग लेंथ होगा तो उसका मैं ग्राफ अगर ड्रॉ किया तो ये माना गया कि उसका ग्राफ लीनियर आएगा। मतलब क्या कि टेम्परेचर में आप चेंज कर रहे हो तो इक्वल चेंज इन टेम्परेचर के लिए इक्वल लेंथ आ रहा है, मतलब डेल्टा एल डिवाइड बाय डेल्टा टी कांस्टेंट आ रहा है, ये माना गया। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। मतलब आप टेम्परेचर को अगर चेंज करेंगे और लेंथ को अगर चेंज होता हुआ देखेंगे तो ग्राफ का वेरिएशन जो आएगा वो आपको दिखाई पड़ेगा, लीनियर नहीं होता है। बट स्टार्टिंग में ये मान लिया गया कि ये लीनियर होता है। और न केवल लेंथ के लिए बल्कि सभी प्रॉपर्टीज के लिए, चाहे वो लेंथ हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, रेसिस्टेंस हो, हर प्रॉपर्टी के लिए माना गया कि टेम्परेचर के साथ उसका वेरिएशन जो है वो लीनियर है। लेकिन ऐसा मान लेने से टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ, टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ जो इन थर्मल प्रॉपर्टीज का जो वेरिएशन है उसे लीनियर मान लेने से एक चीज काफी आसान हो गया, वो है थर्मोमीटर को डिजाइन करना या थर्मोमेट्रिक स्केल को डिजाइन करना। कैसे? जैसे मान लिया कि वो टेम्परेचर था जिसपे कि UFP था, मतलब सॉरी LFP था, मतलब कि पानी आइस में कन्वर्ट हो रहा है, LFP हो सकता है। ये वो टेम्परेचर LFP, ये डिपेंड करता है। अब किसी किसी स्केल में उसे 0 माना गया, किसी स्केल में अलग अलग माना गया। चलिए, अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो मैं इसे अलग बताता हूँ, इसे ऐसे समझो। मैं एक जनरल, एक फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। जनरल एक मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ और टॉपिक का नाम दे रहा हूँ, ये टॉपिक का नाम मैं दे रहा हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थर्मोमेट्रिक स्केल। थर्मोमेट्रिक स्केल को कंस्ट्रक्ट करने का एक मेथड मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ।
मान लो कि ये x नाम की कोई प्रॉपर्टी थी, जो थर्मल प्रॉपर्टी है, जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। या टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। और जब इसका ग्राफ प्लॉट किया गया तो कुछ ऐसा ग्राफ आया। ये इधर टेम्परेचर था, ठीक है। अब जिस टेम्परेचर पर ये वाला पॉइंट था, उस टेम्परेचर, वो टेम्परेचर था LFP। अब वो 0 डिग्री सेल्सियस था, फलाना ढिमकाना जो भी है, वी डोंट नो। हम लोग ये कह रहे हैं कि जहां पे पानी आइस में कन्वर्ट हो रहा है, ये वो टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर पर इस प्रॉपर्टी का कुछ वैल्यू है। मैं इसे बोल रहा हूं XLFP, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर कुछ देर के बाद टेम्परेचर को बढ़ा करके उस टेम्परेचर पहुंचा गया जहां पर पानी स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब UFP। और उस टेम्परेचर पर कुछ प्रॉपर्टी थी, वही एक्स वाली प्रॉपर्टी, इसको बोला गया XUFP। और इन दोनों के बीच में किसी एक कोई टेम्परेचर पर यही प्रॉपर्टी जो थी, मान लो कि वो टेम्परेचर पता नहीं है, मान लो वो टेम्परेचर है T। उस टेम्परेचर T पर इसी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू था वो था XT, ठीक है। अब चूंकि ये मान लिया गया है कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लीनियरली वेरी कर रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरिएशन हो रहा है, इसलिए ग्राफ जो आ रहा है उसका लीनियर आ रहा है। तो चूंकि ये पहले ही मान लिया गया है, और अगर ग्राफ ड्रॉ करने पर ये नहीं भी आ रहा है, तो मोर और लेस मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये ग्राफ स्ट्रेट ही है। अब सुनिए, अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप होगा सभी जगह से, और आपको स्लोप निकालने का फॉर्मूला पता है। इस पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है LFP, XLFP। अब बोलोगे कैसे? अरे भाई आपको पता है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ये x1 है, अगर ये y1 है, अगर तो x1 y1 लिखते हैं। वही तो कर रहा हूँ यहाँ पर, XLFP और LFP ये टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, और XLFP वो प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, y एक्सिस के लॉन्ग जो। इस पॉइंट पर ये टेम्परेचर T है और प्रॉपर्टी XT है। इस टेम्परेचर पर टेम्परेचर UFP है और प्रॉपर्टी XUF। अब आते हैं स्लोप की बात करते हैं। आपको तो पता है कि स्लोप का फॉर्मूला क्या है। स्लोप बराबर पढ़ा होगा आप लोगों ने, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, पढ़ा है। तो कोई दो पॉइंट लेकर के अगर मैं स्लोप निकालूं तो वही आना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेकर के स्लोप निकाल रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा? UFP। UFP नहीं, उल्टा में कर दिया। फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं? XUFP माइनस XLFP, ऐसा लिखूंगा। अरे भाई फॉर्मूला होता है ना स्लोप बराबर y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो इस पॉइंट के लिए y बराबर क्या है? ये है। और इस पॉइंट के y बराबर क्या है? वही तो मैं लिखा हूं, डिवाइडेड बाई UFP माइनस LFP लिख सकते हैं। अच्छा, ये स्लोप इन दोनों पॉइंट्स को लेने पर आ रहा है। अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेकर के करूं, तभी यही रिजल्ट आना चाहिए ना। अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेकर के स्लोप अगर निकालूं, तभी वही रिजल्ट आना चाहिए। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेकर के चलूं, तभी वही रिजल्ट आना चाहिए। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, XT माइनस XLFP डिवाइडेड बाई T माइनस LFP, ये भी लिख सकता हूँ। अब देखो, इसका यूज करने के बाद इसको अगर मैं अरेंज करूं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है हमारे पास। T माइनस LFP डिवाइडेड बाई UFP माइनस LFP बराबर XT माइनस XLFP डिवाइडेड बाई XUFP माइनस XLFP। और ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है।
और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन। इस फॉर्मूला को आप थर्मोमीटर का कंस्ट्रक्शन फार्मूला बोल सकते हो। थर्मोमीटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये फार्मूला ही बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इस फार्मूले की खासियत मैं दिखाता हूँ। देखो, इस फार्मूले में अगर आपको अपर फिक्स पॉइंट पर, अगर आपने अपर फिक्स पॉइंट को 0, अब सिंपल बात है, अलग अलग स्केल बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सेल्सियस स्केल में क्या होता है। सेल्सियस स्केल में यूएफपी को बोल दिया गया कि ये 100 डिग्री सेल्सियस, एलएफपी को बोल दिया गया कि ये 0 माना जा रहा है। मतलब यूएफपी से एलएफपी के बीच कितना टुकड़ा बांटा गया, कितने पार्ट्स हो गए, 100 पार्ट्स हो गए। तो इस यूएफपी पर तो कुछ प्रॉपर्टी रही होगी, एक्स यूएफपी कुछ तो रहा होगा वैल्यू ना। मान लो कि अगर लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ का कुछ वैल्यू रहा होगा, तो इस तरह से इस एलएफपी पे भी कुछ वैल्यू रहा होगा। और अगर मुझे अननोन टेम्परेचर के बारे में पता करना है, और उस अननोन टेम्परेचर पर ये भी हमें पता है, इस ये प्रॉपर्टी पता है, सिर्फ हमें टी निकालना है, वो साइंस हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए सिंपली सेल्सियस स्केल में, ये अगर मैं ये नया स्केल में बनाया जो कि सेल्सियस के द्वारा बनाया गया था, मैं तो नया नहीं बना रहा हूँ, सेल्सियस ने जो स्केल बनाया था उस आधार पर इस फॉर्मूला को लिखेंगे तो क्या मिलेगा, टी माइनस 0 डिवाइड बाई 100 माइनस 0 बराबर एक्स टी माइनस एक्स एल एफ पी डिवाइड बाई एक्स यू एफ पी माइनस एक्स एल एफ पी। तो कुल मिलाकर क्या देखने के लिए मिल रहा है कि अगर ये सारे प्रॉपर्टीज पता है, और ये तो मैंने पहले से तय करके रखा है कि भाई इस टेम्परेचर को मैं 100 मान लिया, इसको 0 मान लिया, तो इस उस स्केल में इस टी टेम्परेचर को निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फार्मूला हमारे पास आ गया। असल में ये बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग आसानी से टेम्परेचर अलग अलग स्केल्स में निकाल सकते हैं। और जब स्केल बनाने की बारी आती है तो यूएफपी को फिक्स कर दिया जाता है। जैसे सेल्सियस स्केल में यूएफपी को 100 कर दिया गया, एलएफपी को 0 कर दिया गया। उसी तरह से एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, मैं उसको या फिर फ़ारेनहाइट स्केल को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में और भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।